सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर 4 का पार्ट बी। तो पीछे वाली वीडियो मैंने पार्ट ए में जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। अगर आपको पार्ट ए देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, तो वहां से आप है पार्ट ए के सभी वीडियो देख सकते हो। उसके साथ पीछे वाले जो मॉडल पेपर है उनके भी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पार्ट बी में जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन पार्ट बी में 4 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आधे इस वीडियो में हम सरल करेंगे और आधे नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सरल करेंगे ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो देखिए हमें प्रश्न नंबर 4 दिया गया है पार्ट बी का। फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दिया गया किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें निकालनी है अधिकतम संख्या। तो देखिए इसके अंदर हमें दिया गया है जो सदस्यों का दल है वो एक तो है 616 सदस्य एक में और दूसरे में है 32। तो यहाँ पर जो दल है हमारे पास में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सदस्यों का जो दल है उसमें एक में 616 सदस्य और दूसरे में 32 सदस्य हमारे पास में है। तो इनका हमें क्या अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। अधिकतम संख्या के लिए हम दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। अब HCF ज्ञात करने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में जो यूक्लिड विभाजन परिमेय है उससे भी आप सरल कर सकते हैं। तो यूक्लिड परिमेय से हम सरल करते हैं इसको। आप अभाज्य गुणनखंड से करो, इसमें लिखा नहीं गया है कि कौन सी विधि से आपको सरल करना है। तो मैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेय वो लगा के सरल कर देता हूँ। तो ये होगा 616 और 616 में हम छोटी संख्या 32 है, 32 का अगर भाग देते हैं तो 32 का भाग इसके अंदर जाएगा 19 बार। अगर 20 बार भाग जाता है तो कितने होंगे 32 दूनी 64, 64 यानी 640। तो 640 तो इससे बड़ा है तो इसलिए भाग कितनी बार जाएगा 32 का 19 बार जाएगा और प्लस में शेष पर रहेगा 8। अब 8 जो है वो 0 नहीं आया है तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो है उसमें क्या करते हैं, जब तक शेष पर 0 नहीं आता है तब तक इसको आगे प्रोसेस इसकी चलती रहती है। तो यहाँ पर हम 32 में हम 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 8 है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हम दोबारा क्या करेंगे 32 के अंदर भाग देंगे 8 का तो पूरा भाग चला जाएगा 4 बार और शेष पर क्या आया 0। तो यहाँ पर जो भाजक कितना है, भाजक यहाँ पर 8 आया, भाजक बराबर 8 है तो इसका HCF भी कितना होगा, HCF भी 8 होगा। 616 और 32 का HCF होगा 8। तो वो अधिकतम जो संख्या है वो हमारे पास में 8 हो जाएगी। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 5 है, उसमें एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। अब जो द्विघात बहुपद होता है वो किस प्रकार का होता है पहले वो मैं बता देता हूँ। ax² प्लस में bx प्लस c, इस टाइप का हमारे पास में एक द्विघात बहुपद होता है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। उसके हमें शून्य दिए गए तो शून्याङ्कों का योग और गुणनफल क्रमश दी गई संख्या है। तो शून्य क्या होंगे, अब ये जो बहुपद है बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ही होता है बहुपद के जो शून्य होते हैं। अब इसने कहा है कि शून्याङ्कों का योग यानी इन दोनों का योग और इन दोनों का गुणनफल हमें दिया गया है। तो शून्याङ्कों का योग कितना दिया गया, योग दिया गया हमें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर योग दिया गया √ में 2 और दूसरा दिया गया गुणनफल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि गुणनफल है जो वो हमें दिया गया है 1/3, ये दिया गया है। यानी शून्याङ्कों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है a, b और c इसका मान निकाल लेंगे और abc का मान यहाँ पर रख देंगे तो बहुपद जो द्विघात बहुपद है वो बन जाएगा। अब abc का मान कहां से लेके आएंगे, देखिए शून्याङ्कों का योग यानी इन दोनों का योग, इसका मतलब होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 ये दिया गया है। और गुणनफल का मतलब है इन दोनों का गुणा, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3। अब शून्याङ्कों का योग और गुणनफल को हम लिखते किस तरह से, हम लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a और अल्फा गुणा बीटा इसके बराबर क्या लिखते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर लिखते हैं c/a। a और a दोनों बट्टे में जो a है उसका मान बराबर रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है √2 दिया गया है तो इसकी जगह मैं √2 लिख देता हूं और बराबर में माइनस b/a आ गया। यहाँ पर अल्फा गुणा बीटा का मान कितना 1/3, मैंने 1/3 लिखा बराबर में c/a आ गया।
सी का मान 1 है, ए का मान 3 है, लेकिन यहाँ पर ए का मान क्या है? इसके अगर बटे में 1 लिखूं तो ए का मान 1 होगा और यहाँ पर ए का मान 3 होगा, तो ए का मान तो बराबर आना चाहिए, अलग अलग तो होना नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो हम नीचे इसको 3 से गुणा कर देते हैं, इसके बटे में हम 3 लिख देते हैं, इसके भी 3 लिखेंगे। अगर बटे में 3 लिखते हैं तो ऊपर भी इसको हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 3√2 लिख देता हूँ इसको सीधा ही 3√2, यानी बटे में इसके 3 लिखेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई अगर 3 को मैं 3 में भाग देता हूं तो वापस 1 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए नीचे 3 लिखा तो ऊपर भी 3, नीचे अगर 5 लिखते तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ता हमें। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि a का जो मान है वो बराबर हो जाए। यहाँ पर भी a का मान 3 है, यहाँ पर भी a का मान 3 है, तो मैं पहले a का मान लिख देता हूँ। a का मान आ गया 3, b का मान कितना है, b का मान है वो 3√2 है, लेकिन b जो है वो माइनस में है तो ये माइनस में 3√2 हो जाएगा, माइनस में 3√2, और c का जो मान है वो यहाँ से हम लिख देंगे 1। अब बहुपद जो हमें ax² bx + c है, इसके अंदर abc का मान रख देंगे, तो a की जगह हम लिखेंगे 3x² बन गया, और उसके बाद में b का मान है वो माइनस में, तो माइनस में 3√2, और उसके बाद में x + c का मान लिख देंगे 1। तो ये एक हमारे पास में द्विघात बहुपद है वो आ जाएगा। अब देखिए जो अगला हमें प्रश्न दिया गया है वो है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में हमें एक समीकरण दी गई है, रेखीय की समीकरण दी गई है 2x प्लस में 3y और माइनस में 8 = 0। ये एक समीकरण दी गई है और इसने लिखा है कि दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। इसका मतलब ये है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण हमें और लिखनी है। तो दोनों समीकरण से अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ में जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, तो ऐसे हमें दूसरे समीकरण बनानी है। तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेद की शर्त क्या होती है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो उसकी शर्त क्या होनी चाहिए, तो प्रतिच्छेद की जो शर्त होती है वो होती है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अब a1 a2 और b1 b2 इसके मान कहां से लेंगे, पहले समीकरण से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, तो इसका हम मान निकाल लेते हैं। तो इसकी अगर हम तुलना करें तो तुलना किससे करेंगे, तुलना करने के लिए हम करेंगे a1x b1y और प्लस c1 = 0, इससे तुलना करेंगे। तुलना करके a1 का मान कितना है 2, तो मैं लिख देता हूं a1 का मान तो यहाँ पर 2 है, और उसके बाद में b1 का जो मान है वो 3 है, और c1 का जो मान है वो यहाँ पर -8 है, तो ये लिख देते हैं -8। लेकिन c1 की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो ये जो शर्त है वो लागू होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि a1 और b1 का मान इसकी जगह में रख देता हूं। तो a1 का मान कितना है 2, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूं तो बट्टे में क्या आएगा a2, और नॉट इक्वल टू b1 का मान है 3, ये आ गया 3 बट्टे में b2। अब देखिए जो a2 और b2 है, a2 और जो b2 है, अगर मैं a2 की जगह 2 लिख देता हूं तो क्या होगा, ऊपर भी 2 है, अगर नीचे भी 2 है, तो अगर ये क्या होगा 2/2, और हमने चिन्ह लगा रखा है नॉट इक्वल टू का। यहाँ पर ऊपर 3 है और इसके बट्टे में भी 3 लिख देता हूं, तो क्या होगा 2 में भाग दे दिया 1 आया, और 3 में 3 का भाग गया 1 आया, तो दोनों चीज बराबर आ गई। लेकिन हमारे तो दोनों चीज बराबर नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि a2 का मान 2 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना, 0 तो होना ही नहीं चाहिए। a2 का मान 0 और 2 नहीं होना चाहिए, और b2 का जो मान है वो 3 और 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि a2 का जो मान है वो 0 भी नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, और b2 है उसका मान भी 0 नहीं होना चाहिए, और ऊपर जो 3 है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो, a2 का मान इनके अलावा कोई भी हो सकता है, और b2 का मान इनके अलावा कोई भी हो सकता है। तो अब हम समीकरण को लिख सकते हैं कि ये ना लिखें, इसकी जगह कोई और लिख दें। तो हम समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं कि a2 जो है उसका मान 0 तो नहीं होना चाहिए, तो हमने ले लिया 3x कर दिया। उसके बाद में प्लस में b2 का मान है ये नहीं होना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा लिख देते हैं हम 4y लिख देते हैं, और माइनस में हमने 7 लिख दिया। तो ये एक समीकरण बन गई, इस तरह की एक समीकरण है वो हम बना देंगे कि अगर ऐसी समीकरण होगी और एक ये जो हमें दी गई है, दोनों का अगर ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अगर सेम बन जाए यानी कि ये चीज बराबर आ जाए, इसका मतलब बराबर का मतलब क्या होगा, दो समीकरण के मान अगर बराबर आते हैं उसका मतलब है जब ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी, तो वो तो आनी नहीं चाहिए। तो एक रेखा के ऊपर दोनों रेखा, इसका मतलब दोनों के मान बराबर है, यहाँ पर दोनों मान है वो बराबर है।
तो वो नहीं होना चाहिए, हमें तो प्रतिच्छेद रेखा ही चाहिए। इसके लिए हमारे पास में कोई अलग समीकरण होना चाहिए। जो यहाँ पर जो 3 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, a1 का मान और b1 का मान, ये हमारे पास में a2 और b2 का मान ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी मान हो सकता है। तो इस तरह से हम एक समीकरण है वो बना। तो यह था इसका प्रश्न नंबर 6। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सरल करते हैं। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया प्रश्न नंबर 7, उसमें हमें जांच करके ये बताना है कि ये जो हमें दिया गया है ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम सरल करते हैं। सरल करने ही से पता चलेगा कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हम ऐसा कैसा रख लेते हैं, ये हो गया x³ माइनस में 4x² माइनस में x और प्लस में a और बराबर में, इसको हम सरल कर लेते हैं। इसको सरल इस तरह से कर सकते हो आप कि x - 2 है उसके ऊपर लिख दिया x - 2। अगर आपको नहीं आता तो मैं सिंपल तरीका बता देता हूं। और दूसरा x - 2 का स्क्वायर, इसको एक बार ऐसा लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 3 घात है, एक ये हो गई और 2 ये हो गई। अब ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, उसकी तरह आप इसको सरल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सरल करता हूँ तो ये x - 2 ऐसा कैसा रह गया, और इसको मैं पहले सरल कर देता हूँ। तो पहली संख्या का स्क्वायर और प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस में 4x ये आएगा। अब इस ब्रैकेट को इसके साथ में एक बार गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, x को इससे गुणा करेंगे तो x³, फिर x को 4 से गुणा करेंगे तो प्लस में 4x, x को यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस में 4x², उसके -2 को x² से गुणा किया माइनस में 2x², उसके बाद -2 को 4 से गुणा करेंगे माइनस में 8, -2 को यहाँ पर -4x से गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएंगे 8x, ये आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो, और इस साइड वाले ऐसा कैसा लिख देते हैं तो ये हो गया x³ माइनस में 4x² माइनस में x और प्लस में 1। बराबर का बीच में चिन्ह है तो बराबर का अगर बीच में चिन्ह हो तो दोनों साइड एक जैसे हो तो वो कट जाएंगे। यहाँ पर हम x³ और x³ ये कट गया, उसके बाद में माइनस में 4x² माइनस में 4x² ये भी कट जाएगा। इसके अलावा कोई है तो उसको हम काट देंगे, वरना ऐसा कैसा रख लेंगे। तो ये जो साइड है इसको मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 4x है और यहाँ हम x² का पद लिखते हैं सबसे पहले, तो ये माइनस में 2x², तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस में 2x²। उसके बाद स्क्वायर का कोई पद नहीं है, x का पद देखते हैं, प्लस में 4x प्लस में 8x, तो प्लस में कितने हो गए 12x। उसके बाद में माइनस में 8 है -8, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है इसको भी हम क्या करेंगे, इस साइड में लेके चले जाएंगे, इसकी साइड में। तो ये माइनस में है तो ये बन गया प्लस में, और जो 1 है वो माइनस में बन गया, बराबर में हम 0 रखते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, माइनस में 2x² और ये जो 12x है प्लस में x, तो ये हो गया प्लस में 13x, -8 और -1 हो गया माइनस में 9 बराबर में 0। यहाँ पर बड़ी से बड़ी घात है वो 2 है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हमें सिर्फ इसकी जांच ही करनी थी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है किस तरह से हम इसकी जांच करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 8 है, उसमें दिया गया निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों में पदों को ज्ञात कीजिए। तो हमें एक समांतर श्रेणी है, उसके अंदर जो रिक्त स्थान है ये डब्बे बने हुए हैं, इनके अंदर कौन सी संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए समांतर श्रेणी की ये संख्याएं हैं, जो पद है वो हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस समांतर श्रेणी में हमें ये पता है कि इसका लास्ट पद जो दिया गया 6, लास्ट का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठा पद है ये, और पहला पद दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि a1 का जो मान है वो माइनस में 4 है, ये a1 है। यहाँ पर क्या है, ये छठा पद है, इसका मतलब a6 हो गया, a6 बराबर दिया गया 6, ये दिया गया है। हमें यहाँ पर अगर सार्वंतर इसका पता चल जाए यानी d का मान, तो इसके अंदर हम d को प्लस कर देंगे, फिर उसमें प्लस कर देंगे, फिर उसमें, तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी बना लेंगे। तो यहाँ से हम निकालते हैं a1 का मान माइनस में 4 है, a6 का मान कितना है, तो a6 को, a1 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते, a1 को a लिख सकते हैं, a1 लिख सकते हैं, लेकिन a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 5d बराबर में 6, ये लिख सकते हैं। अब a1 का मान कितना है, a1 का मतलब हो गया a, 1 लिखो या ना लिखो a का मान -4 है तो a की जगह मैंने -4 लिखा, प्लस में 5d बराबर में 6, -4 वो इस साइड में आ गया तो प्लस में बन जाएगा, 6 + 4 कितने होंगे 10 हो जाएंगे, तो ये आ गया 5d बराबर 6 + 4, तो ये आ जाएगा 5d बराबर 10। तो d का मान यहाँ से आ जाएगा 10/5, d का मान कितना आएगा 2। इसके अंदर हम 2 को प्लस कर देते हैं, तो ये पहला पद तो है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, दूसरा का मतलब a2 ज्ञात करना है। a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a + d। अब a का मान कितना है, a का मान है -4, ये लिखा, और प्लस में d का मान कितना है 2, तो आंसर कितना है -2, तो
तो A2 का मान क्या होगा माइनस में, तो ये आ गया। उसके बाद में अगला पद कौन सा है, A3 ज्ञात करना है। तो हम A3 ज्ञात करेंगे। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D से। A का मान है -4 और प्लस में D का मान 2 है, लेकिन 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 - 4 कितना हुआ 0, तो ये आ गया 0। उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं A4 को हम A प्लस 3D से लिख सकते हैं। तो चलिए A का जो मान है वो माइनस में 4 है और प्लस में D का मान 2 है, लेकिन 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये कितना आया प्लस में 2 आ जाएगा, प्लस में 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D से। A5 को A प्लस 4D से लिख सकते हैं। A का मान लिखेंगे, D का मान लिखेंगे। A का मान -4 है, तो यहाँ पर -4 प्लस में D का मान 2 है, लेकिन 4 से गुणा किया तो कितना आया 8 -4 करेंगे तो कितना आया 4, तो ये आ गया यहाँ पर 4। तो इस तरह से समांतर श्रेणी के सभी जो पद है, जो रिक्त स्थान है, उनको हम ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से आपको एक प्रोसेस है वो करके दिखाना है। पहले D का मान ज्ञात करोगे, A का मान है, D का मान ज्ञात कर लिया। उसके बाद में A2 A3 A4 A5 इस तरह से आपको ये मतलब अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने प्लस कर दिया और जोड़ दिया और लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये आपको प्रोसेस है वो लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसके जो पद है वो ज्ञात करेंगे। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 9, इसके अंदर हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है और इसका तीसरा पद दिया गया है। तीसरा मतलब A3 दिया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि A3 दिया गया है 16, यानी तीसरा पद इसका 16 है और इसका सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसका जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो ये 12 अधिक है, तो अगर मैं दोनों को बराबर लिखना चाहूं तो 12 को प्लस इसके अंदर करना पड़ेगा। अब जाके दोनों चीज क्या है बराबर हो गई, क्योंकि ये तो 12 ज्यादा है ही पहले से। अगर इसमें और 12 प्लस करेंगे तभी तो बराबर होगी। जैसा कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, दोनों को बराबर लिख, अगर मैं बीच में बराबर का चिन्ह लगाऊं इसका मतलब क्या है दोनों चीज बराबर, लेकिन बराबर है नहीं। तो ये क्या है 2 से 3 ज्यादा है, तो 3 किस में प्लस करना पड़ेगा इसके अंदर, तभी तो जाके ये बराबर होंगे। तो ये तो 3 पहले से ही ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर हम 3 को प्लस करेंगे तब ये दोनों बराबर होंगे। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है। चलिए A7 बराबर A5 प्लस 12 हो गया। अब इसके अंदर हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 2D से। A प्लस 2D बराबर कितना है 16 है। यहाँ पर A7 को लिख सकते हैं A प्लस में 6D और A5 को लिख सकते हैं A प्लस में 4D और प्लस में 12। पहले इसको हम सरल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सरल कर नहीं सकते, A और D का दोनों का मान नहीं है हमारे पास में। तो यहाँ से मैं सरल कर देता हूँ, बीच में बराबर का चिन्ह है तो A से A कट गया। यहाँ पर 6D है, 4D को इधर लेके आएंगे तो ये आ गया 6D माइनस में 4D बराबर में 12। 6D माइनस 4D कितने हो गए 2D बराबर 12 आ गया। तो D का मान कितना आया 12/2 का मतलब 6, क्योंकि ये 2 इसके गुणा में भाग में चला जाएगा। तो ये आ गया D का मान आ गया। D का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो A प्लस में 2 गुणा D का मान रखेंगे 6 बराबर भी आ गया 16। तो A बराबर 6 दूनी कितना हुआ 12 को साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 16 माइनस 12 आ जाएगा। तो A का मान कितना होगा 4। A का मान 4 है, D का मान 6 है। एक समांतर श्रेणी है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले A का मान प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है 4। उसके अंदर सार्वंतर को प्लस करेंगे, 6 को प्लस किया 10, इसके अंदर 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 में 6 प्लस करेंगे तो ये आ गया 22 और 22 में 6 प्लस किया तो 28 में 6 प्लस करेंगे। इस तरह से हम समांतर श्रेणी है वो आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हमें एक समांतर श्रेणी है वो ही यहाँ पर बना देते हैं। समांतर श्रेणी के लिए हमें 2 चीज जरूर चाहिए, एक A का मान और दूसरा D का मान, तभी हम एक समांतर श्रेणी है वो बना सकते हैं। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 10 है। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 10 तक ये सरल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक सरल करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 10 है उसमें दिया है 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम वृत्त बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हमारे प्रकार से आपको एक वृत्त बनाना है। मान लीजिए वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.2 सेंटीमीटर की। तो 3.2 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है, r का मान दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसने दिया है इसके 2 बिंदुओं पर 70 डिग्री का कोण बनाती हुई 2 त्रिज्याएं खींचिए। अब देखिए 2 त्रिज्या बनानी है जिनके बीच में कोण 70 डिग्री है। तो मैं पहले एक त्रिज्या बना लेता हूँ, इस तरह से एक त्रिज्या मैंने बना दी। अब दूसरी त्रिज्या बनाएंगे तो चंदे से आप क्या करो, एक 70 डिग्री यहाँ पर चंदा रखिए और 70 डिग्री का जहां पर कोण बनेगा उसके हिसाब से आप जो त्रिज्या है वो बना लो। इनके बीच में ये कोण है वो 70 डिग्री का कोण होना चाहिए। बना दिया। प्रकार से वृत्त बनाना है, उसके बाद में एक त्रिज्या बनानी है जो सीधी स्केल से आप बना दोगे।
70 डिग्री का कोण संदेश से बनाना है तो दो, एक ये और एक ये, दो त्रिज्याएं हो जाएगी इसके अंदर। अब इसने लिखा है दो त्रिज्याएं खींची, ये त्रिज्याएं जहां वृत्त को मिले, अब वृत्त को कहां पर मिलती है, एक यहां पर और दूसरी यहां पर, जहां पर भी मिलती है उन बिंदुओं पर वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है। हम जानते हैं कि जो वृत्त होता है उसकी जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों में 90 डिग्री का कोण होता है। इसका मतलब त्रिज्या जो है उनके ऊपर अगर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे तो वो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा ही कहलाएगी। इसके ऊपर जिस तरह से हम 90 डिग्री का कोण प्रकार से बनाते हैं यहाँ पर भी बनाना है, इस तरह से पहला चाप, दूसरा चाप, उसके बाद में यहाँ पर एक 90 डिग्री का, इसको हम यहाँ से इस बिंदु से इस तरह से मिला देंगे। तो ये क्या हुआ, ये त्रिज्या है और ये 90 डिग्री का कोण, सॉरी स्पर्श रेखा दोनों में कितना हुआ 90 डिग्री, यहाँ पर कितना बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसलिए हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, प्रकार को इस तरह से घुमाएंगे, पहला चाप 60 डिग्री का, दूसरा 120 और फिर यहाँ से 90 का। तो इस तरह से हम 90 का चाप काट देंगे और इसको हम इस बिंदु से मिलाते हुए नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये भी दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी। तो दोनों बिंदु के ऊपर हमने दो स्पर्श रेखा की रचना कर दी। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। तो ये थे प्रश्न नंबर 10 तक मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। जो प्रश्न रह गए हैं उन प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में हम सरल करेंगे। तो इन प्रश्नों के बारे में अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।